नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है टाल मटोल। चलिए सुनते हैं। बस बहुत हो गया आपका ड्रामा। देखते देखते अब मुझसे सहन नहीं होता। आपको क्यों एहसास होगा? आपकी तो बहन छुट्टियों में आती हैं और आपको अपना पूरा परिवार मिल जाता है। आपकी माँ तो पहले से ही आपके साथ है। यह तो शुक्र मनाइए कि अब वीडियो कॉल का ज़माना है तो मुझे अपनी माँ के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जो माँ की आंखों में दर्द रहता है वह तो सिर्फ मैं ही देख पाती हूँ। आपको तो कुछ असर नहीं होता कि मैं और मेरी माँ, हम दोनों एक दूसरे को याद करके खूब रोते हैं। मायके गए भी 2 साल से ऊपर हो गया है। कहीं मेरी माँ तड़प तड़प कर इस दुनिया को ही न छोड़ दे। सुमन का पति हर्ष बोला, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह बकवास बातें बताना बंद करो। मायके जाने से तुम्हें रोका कौन है? जाओ ना अपने मायके। पर घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे रीजन हो जाते हैं जो मैं तुम्हें नहीं भेज पाता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सुमन बोली, 15 मई से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली है और मैंने अपने मायके जाने का इरादा बनाया है। और इस बीच कोई मेहमान आ गया या तुम्हारी माँ बीमार हो गई तो मेरा टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए। बोल दे रही हूँ बस। मैं ही सबके भावनाओं को समझते समझते थक गई हूँ। मुझसे अब सहन नहीं होता है। क्या मेरा कोई मन नहीं होता है? माँ ने शादी कर दिया तो क्या माँ का हक खत्म हो गया मुझ पर? जब से इस घर में आई हूँ मेरी इच्छा का अनादर होता ही है। दिवाली की फुलझड़ी की तरह उसको जला दिया जाता है। सुमन ने न आव देखा न ताव, गुस्से में जो भी मुंह में आता गया बकती गई। अपने पति हर्ष से सब कुछ बक कर किचन में जा ही रही थी कि बहू की बड़बड़ाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में सास सुनैना जी आई। सुनैना जी ने कहा, क्या हुआ हर्ष? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम मेरे बेटे को सुबह सुबह क्या कथा सुनाने लग गई बहू? मम्मी जी, प्रवचन देकर कुछ तो हासिल नहीं होने वाला है ना? होगा वही जो आप बोलोगे। आपका बेटे का चेहरा उतरा नहीं है और न ही वह मुझसे नाराज हैं। अरे, मुझे क्या दिखाई नहीं देता? सब कुछ समझ में आता है। बहू, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी सुमन मुस्कुराते हुए बोली, वो मैंने 15 दिन बाद मायके जाने का प्रोग्राम बनाया है। मुझे नहीं लगता इसीलिए उनका चेहरा उतरा होगा। पर बहू, तुम समर वेकेशन में कैसे जा सकती हो? ठंडी की छुट्टियों में तो मेरी बेटी कविता आती नहीं है। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए वो हमेशा गर्मी में आती है। हर्ष कुछ न बोला तो सुमन ने ही अपनी बात की पैरवी करनी शुरू कर दी। उसने अपने पति हर्ष की तरफ देखते हुए बोला, क्या मम्मी जी, दीदी की गर्मी की छुट्टी फिक्स हो गई है? हमेशा के लिए रिजर्वेशन हो गया है। इस बार मैं नहीं जा सकती। अरे हर्ष बेटा, बहू को समझाओ। अगर यह चली जाएगी तो इसके बिना काम कैसे होगा? कौन घर संभालेगा? मुझसे तो इतना काम होता नहीं है। साल में एक बार ही तो आती है मेरी बेटी। हमेशा तो अपने ससुराल में खटती रहती है, थोड़ा सा आराम कर लेती है। अगर बहू नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? कविता को अपने माँ की याद सताती है, इसीलिए कहीं न जाकर सीधा वो मेरे पास आती है। बहू समझो मेरी बात, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? सुमन ने कहा, सही कहा माँ जी। ननंद को तो माँ की याद आती है, वह मायके चली आती है। बहू को तो माँ की याद कभी आती नहीं है, वह तो यही रहेगी ना। हर्ष बोला, माँ सुमन सही कह रही है। कविता हर साल अपने घर आती है, आप लोगों से, अपने भाई से मिल लेती है, पर यह तो अपने माँ भाई से दूर है। 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है गए। अपने घर में कदम भी उसने नहीं रखा है। हर्ष बोला, माँ मेरी शादी नहीं हुई थी क्या? कविता दीदी नहीं आती थी? तब भी तो आती थी। तब तो आप दोनों मिलकर किचन संभाल लेती थी। पर जब से शादी हुई है, भाभी मिल गई है फ्री की, 1 गिलास पानी भी नहीं ले पाती है। 2-3 दिन बाद सुनैना जी ने कहा, बहू, कविता बेटी का फ़ोन आया था।
वह 10 दिन बाद आ रही है। तुम ऐसा करो, पूरे घर की सफाई कर लो, ताकि घर साफ सुथरा रहेगा तो मेरा काम कम होगा। और सूखे नाश्ते भी बना लेना। राशन पानी जो भी कम हो सब उसको देखकर इंतजाम करके मायके जाना, नहीं तो मेरे ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। और कविता को वह मिर्ची का अचार तुम्हारे हाथों की पसंद है, वह भी बना देना। थोड़ा नमकीन, मठरी, बिस्किट सब बना देना। बेटी आएगी, उससे काम करवाऊंगी, शोभा नहीं देता। उसकी छोटी बेटी भी है, शाम को भूख लगेगी तो आराम से खा पी सकेगी। हाँ, और एक बात कविता स्पेशली कह रही थी कि भाभी से गुलाब जामुन बनवा लेना, उसे तुम्हारे हाथों का गुलाब जामुन बहुत पसंद है। सुमन हंसते हुए बोली, मम्मी जी आप ही तो कहती हैं बहू बेटी दोनों का समान अधिकार होता है। बेटी के घर आने से शोभा बढ़ जाती है तो काम करवाने से शोभा घट जाती है क्या? सिर्फ मायके पर रहने का, आराम करने का अधिकार होता है तो काम करने के लिए बहू का अधिकार होता है। सुना लो बहू, तुम भी सुना लो। लेकिन यह तो सच है, जब ननद और सास घर आती हैं तो बहू को बोझ लगने लगती हैं, उनकी आंखों को चुभने लगती हैं। लेकिन जब उनकी खुद की बहन आती है तो बड़ा प्यार बरसता है। अरे मम्मी जी, क्या पहले दीदी नहीं आती थी तो काम करती थी ना? अब क्यों नहीं हाथ बटा पाती हैं? जब भी गर्मियों की छुट्टी में मेरी बेटी आने का प्लान करती है, तुम्हें तो हंगामा करने का मौका मिल जाता है, किचकिच करने लग जाती हो। लेकिन याद रखो, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक वो हक से आएगी, जिसे बुरा लगे तो लगे। सुनैना जी ने कहा। सुमन बोली, मम्मी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आप मुझे अपनी बहू मत समझकर बेटी समझती तो आपको भी मेरे दर्द का एहसास होता। जैसे आपकी बेटी हर साल आती है फिर भी आप तड़प रही हैं, और मैं कभी गई कभी नहीं गई तो मेरी माँ का क्या हाल होता होगा। जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा वह दिन मेरे लिए बहुत बहुत खास होगा। पर कोई बात नहीं, कहते हुए सुमन अपने रूम के अंदर चली गई। सुमन काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर की डस्टिंग की, सफाई किया, उसके बाद किचन में भी घुस गई। सुबह से शाम हो गई। नमकीन, मठरी, मिर्ची का अचार जो जो सासू माँ ने फरमाइश की थी वह उनको बनाने की तैयारी में जुट गई। तभी उसकी काम वाली बोली, अरे भाभी, जो ये सब बना रही हो ना, बाजार में जाओ फट से खरीद लो, क्या मेहनत इतना कर रही हो। सुमन की सास गुस्से में बोली, अब तुम भी इसको पाठ पढ़ाने लग गई, अपने हद में रहो। मेरी बेटी को बाजार का चीज खाना पसंद नहीं है, वह घर का ही बना हुआ हेल्दी खाती है। और बहू क्या काम अकेले कर रही है? काम वाली तो तुम्हारे साथ दिन भर लगी हुई है, हाथ बटा रही है, फिर भी तुम थक जा रही हो। बहू, तुम्हें इतने पसीने हो रहे हैं, मैं तो कहूँगी इस बार तुम घर जाने का प्रोग्राम अपना कैंसिल कर लो, अगली बार चली जाना। माँ को तुम्हारे जाने से कोई आराम तो नहीं होगा जब तुम यहीं थक जा रही हो। सुमन बोली, नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं पूरा काम टाइम पर ख़त्म कर लूँगी। और अभी थोड़ी देर बाद मुझे राशन भी लाना है, उसके बाद वापस घर आकर खाना भी पकाना है। मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। पर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए माँ जी, इस बार मैं अपने मायके जाकर ही दम लूँगी। अपनी बेटी के आने से पहले सुनैना जी ने न जाने क्या क्या काम उसको सहजती गईं, थोपती गईं। दूसरे दिन सुनैना जी ने कहा, सुमन एक काम करो, उसके कमरे में एसी भी ठीक करवा कर लगवा दो, क्योंकि गर्मी में बेचारी हर बार परेशान हो जाती है। और बाथरूम वगैरह भी साफ करवा लो, क्योंकि बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी। अब मैं अपनी बेटी से बाथरूम साफ करवाऊंगी। सुमन मजाक में बोली, क्यों माँ जी, क्या दीदी अपने घर में नहाने के बाद या पहले बाथरूम साफ नहीं करती होंगी? सुनैना जी ने कहा, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जबान कैंची से ज़्यादा चल रही है? सुमन, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो किसी को बुलवा कर काम करवा लो।
तभी उसका पति हर्ष आया। माँ, 2-4 दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप उसे रोज कुछ न कुछ नया काम सहेज दे रही हो। उसको अब 2-4 दिन में मायके निकलना है। अगर इस तरह से ही काम का प्रेशर रहेगा तो कहीं वह बीमार न पड़ जाए। किसने कहा था छुई हुई पत्नी घर लाने के लिए? थोड़ा सा मौसम बदला नहीं कि सर्दी खांसी शुरू हो गया। माँ, आपको तो पता है वो काम करने से पीछे कभी नहीं हटती। अगर बीमार हुई तो तुम्हारी बेटी की खातिरदारी भी नहीं हो पाएगी और न वह मायके जा पाएगी और तुम्हें अलग से काम करना पड़ जाएगा। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि हर्ष ने कहा था। सुबह सुमन बेड से उठ नहीं पा रही थी। उसकी हालत खराब हो गई थी। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और इधर सुनैना जी घर में बच्चों को संभालने, खाना बनाने में उनकी कमर का कचूमर निकल गया। उनको एहसास हो गया बहू सच में बहुत काम करती है। मैंने उसके काम को कभी कोई वैल्यू नहीं दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 3 दिन बाद सुमन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सुनैना जी जब किचन में खाना बनाने जा रही थी तो सुमन बोली, माँ जी, मैं थोड़ा सा दवा खाकर आती हूँ और सारा काम निपटा दूंगी। सुनैना जी ने राहत का सांस लिया। सुमन ने जैसे काम करना स्टार्ट किया 2-3 दिन बाद उसकी हालत फिर से बिगड़ती गई, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी और उसने काम करना शुरू कर दिया था। तब सुनैना जी ने कहा, बहू, फ्रिज में काफ़ी दूध पड़ा है, उसका खोआ बना देना। बेटी आएगी तो मैं खुद ही गुलाब जामुन बनाकर उसको गरम गरम खिला दूंगी। उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। माँ जी, आज इतनी हिम्मत नहीं है कि गुलाब जामुन के लिए खोआ बनाऊं। आपको आज अपनी रोटी खुद ही बनानी पड़ेगी। मेरा तबीयत फिर से नाजुक हो रहा है, कुछ करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, कहकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी कामवाली आई। कही सुनैना जी कहने लगी, अब बहू से 2 वक्त की रोटी का भी सुख नहीं मिल पा रहा है। जब देखो तब उनकी तबीयत ही बिगड़ जाती है। बिस्तर पर आराम करना ही पसंद है। जा, तू मेरे लिए रोटी सेक कर ला तो मैं खाऊं। काम वाली ने उनको खाना बनाकर दिया और बोली, माँ जी, अगर बहू की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप भी उसको यही कहती, जब देखो तब बिस्तर पकड़ लेती हो? सुनैना जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है जी, थोड़ा बहुत थकान है, राई का पहाड़ बना देती हो तुम सब। थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगा। शाम को जब उसका पति हर्ष आता है तो सुमन से बोलता है, क्या हुआ, तुम फिर से बिस्तर पर पड़ी हो? उसके शरीर को टच करता है तो उसका बदन बहुत तेज तप रहा था। उसको तेज बुखार के साथ साथ खूब उल्टी भी हो रही थी। काम की प्रेशर की वजह से वह समय पर खाना नहीं खा पा रही थी, जिससे उसके पेट में गैस बन रहा था। कमज़ोर हो गई थी। हर्ष ने देखा तो उसने माँ से बोला, बेटी की आने की खुशी में इतना काम करवा डाला कि वह आज बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा है अब 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगी, अब करो काम। सुनैना जी रोते रोते काम करने लगी। अब तो उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। काम करने में उनका सांस भी फूला जा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी कविता को फ़ोन लगाया। 1 हफ्ते पहले ही आ जाओ बिटिया, तो थोड़ी मदद हो जाएगी। भाभी की तबीयत खराब है। बेटी ने तुरंत टाल मटोल कर दिया। कहा, माँ, मैं वहाँ काम करने आऊँगी, क्या फ़ायदा मेरे वहाँ आने का? मैं वहाँ अभी नहीं आने वाली हूँ। मायके का मतलब आराम होता है। सुनैना जी को एहसास हुआ कि आखिर बहू को अपने मायके की याद क्यों आती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो बहू को भी आराम होगा और उसे अपने मायके की याद नहीं आएगी, क्योंकि मायके में सच में आराम मिलता है। 1 हफ्ते बाद सुमन भली चंगी हो गई। अपने सास को सारा काम करने से मना कर दिया। तभी उसकी बेटी का फ़ोन आया, माँ,
मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं आ रही हूँ। सुनैना जी ने तुरंत बोला, नहीं नहीं बेटा, अब आने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ठंडी की छुट्टी में आना, 15 दिन की छुट्टी होती है, उसी में तुम आया करो। गर्मी में भाभी को काम करते करते थकान हो जाती है। हर्ष सब बातें सुन रहा था। बोला, देखा सुमन, जब अपने पर आती है तब अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाती है। अब माँ को समझ में आ गया कि काम करते करते तुम्हारी हालत कैसे हो जाती थी। सुनैना जी कविता से बोली, भाभी मायके जा रही हैं, अब उसको जाने दो। उन्होंने अपनी बेटी का आना टाल मटोल कर दिया और कहने लगी, बहू अब तुम मायके जा सकती हो। हर्ष तुरंत बोला, अगर सुमन मायके जाएगी तो माँ तुम्हें बहुत कष्ट होगा, कैसे घर का काम कर पाओगी। नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, न कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब बेटी तो नहीं आ रही है रहने के लिए। बैठे बैठे पानी तक देना पड़ता है उसे, इसलिए बहू को अब जाने दो। यह सुनकर सुमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे भी अपनी माँ से मिलने का मौका मिल रहा है। बहू, अब ज़्यादा हंसने की बात नहीं है। तुम दोनों ननद भाभी डिसाइड कर लो, गर्मी में कौन आएगा और ठंडी में कौन। 10 दिन से ज़्यादा रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होगा। मैं तो कहूँगी उसके भाई को बुलाने की जगह हर्ष तुम जाकर उसको छोड़ कर आओ। सुमन बोली, मम्मी जी, जितना याद आप अपनी बेटी को करती हैं उतनी याद मेरी माँ भी मुझे करती है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। सुमन हंसी खुशी अपने माँ के साथ पुराने दिनों को ताज़ा कर रही थी और इधर सुनैना जी काम कर रही थी। उन्हें एहसास हो गया था कि आखिर बहू को भी तो काम से छुट्टी मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, यह सच है, अगर बहू को बेटी की तरह प्यार किया जाए, उसके काम में हाथ बटाया जाए, तो उसे मायके की याद नहीं सताएगी। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।